Welcome back again, dear students, in new lecture series part of speech part 2। dear student, आज के अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच जो है उनमें एडवर्ब है, इसके अलावा आपका जो इंटरजेक्शन है, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट इसमें है वर्ब है, हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस ऑन एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम एडवर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। देख एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। यानी एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या अन्य जो वर्ब होती है उसके बारे में वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सूचना है वो ऐड करता है। ऐसे किसी वर्ड को अपन क्या कहेंगे, ऐसे किसी वर्ड को अपन एडजेक्टिव एडवर्ब कहेंगे डियर स्टूडेंट। इन अनदर वर्ड आई कैन से a word that is signify and identify of the verb in the sentence is called a adverb। यानी वो सेंटेंस जो किसी सेंटेंस में, वो वर्ड जो किसी सेंटेंस में वर्ब को सिग्निफाई करता हो, क्रिया को सिग्निफाई करता हो, क्रिया की विशेषता बताता हो या क्रिया को आइडेंटिफाई करता हो, तो ऐसे किसी वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। एडवर्ब्स के देखिए काइंड्स के बारे में डिस्कस करें तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपका है, ये स्टूडेंट्स इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी सेंटेंस में एक्शन के हैपनिंग होने का जो टाइम है वो इंडिकेट करता है। एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, और इसमें ध्यान रखिए ये हमेशा क्वेश्चन व्हेन से अगर कोई पूछा जाए तो उस व्हेन की रिप्लाई करता है, और रिप्लाई करने वाला वो जो वर्ड होता है वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। इसमें अर्ली, सून, लेट, यट, स्टिल, ऑलरेडी, टुडे, नाउ, एट नाइट, यस्टरडे, देन, बिफोर, आफ्टर, इटीसीआर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके टोटल एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम में कहेंगे स्टूडेंट। अब देखिए एग्जांपल, ही रिटर्न यस्टरडे, ही इज डूइंग हिज वर्क नाउ। अब यहाँ पर ये दोनों जो सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इन बोथ सेंटेंसेज ये क्या आ रहा है, यहाँ यस्टरडे आ रहा है, यहाँ नाउ आ रहा है, और दोनों कहाँ है, किसके साथ में, किसके पीछे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं। ही रिटर्न यस्टरडे, वह कल लौटा, तो ये वर्ब है रिटर्न की विशेषता बता रहा है। ही इज डूइंग हिज वर्क नाउ, वह अब अपना काम कर रहा है, तो ये डूइंग की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड जो किसको किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, अनदर वर्ब के बारे में, जो वर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ऐसे किसी वर्ड को अपन क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में यस्टरडे और नाउ आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, पहली बात ये एडवर्ब है, और अगर काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये एडवर्ब ऑफ ए टाइम कहलाएंगे डियर स्टूडेंट। जैसे ही रिटर्न यस्टरडे, अब आप व्हेन से क्वेश्चन कर लीजिए, व्हेन का अगर रिप्लाई आ रहा है तो ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ ए टाइम है। व्हेन रिटर्न यस्टरडे, ही इज डूइंग हिज वर्क नाउ, व्हेन इज डूइंग हिज वर्क नाउ आ रहा है रिप्लाई। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम बोले जाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट होता है एडवर्ब का, सेकंड टाइप्स होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी सेंटेंस में एक्शन का प्लेस इंडिकेट करते हैं, स्थान बताते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर, और ये हमेशा कौन से क्वेश्चन की रिप्लाई करते हैं, क्वेश्चन वेयर की रिप्लाई करते हैं। और क्वेश्चन वेयर की रिप्लाई करने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे हियर, देयर, नियर, अप टू, अप डाउन, इन आउट, एवरीवेयर, इटीसीआर योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। कौन कौन से, हियर वर्ड है, हियर है, नियर है, अप डाउन है, इन आउट है, एवरीवेयर है, इन जयपुर, इटीसीआर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए,
द मीटिंग विल बी हेल्ड हियर। अब यहाँ पे हियर आ रहा है, हियर किसको इंडिकेट कर रहा है? पहली बात एडवर्ब है ये। और अब पार्ट्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा? तो ये आपका यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्यों? आप क्वेश्चन कर लीजिए वेयर से, रिप्लाई आएगा हियर। द मीटिंग विल बी हेल्ड हियर, वेयर विल बी हेल्ड, हियर रिप्लाई आ रहा है। इन दिस सेंटेंस हियर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस डियर स्टूडेंट्स हमेशा किसको इंडिकेट करते हैं? हमेशा ये प्लेस ऑफ एक्शन इंडिकेट करते हैं, यानी जो भी एक्शन हैपन हो रहा है उसकी प्लेस को इंडिकेट करते हैं। ऐसे एडवर्ब आपके क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। इसके बाद में थर्ड पार्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर है एक्सप्रेसेस द मैनर ऑफ एन एक्शन। ये हमेशा किसी सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करते हैं? किसी एक्शन के मैनर को एक्सप्रेस करते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चन से हाउ, और ये हाउ जो क्वेश्चन होता है उसकी रिप्लाई करते हैं। हाउ की रिप्लाई करने वाले जितने भी आपके वर्ड होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। जैसे फास्ट है, स्लोली है, बोल्डली है, वेल है, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली, हार्ड, इट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ये ऐसे वर्ड कहीं भी सेंटेंस में है तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। देखिए ही रन्स फास्ट, मैं क्वेश्चन करूं हाउ से रिप्लाई फास्ट आएगा। हाउ रन्स, ही रन्स फास्ट, हाउ रन्स फास्ट, और फास्ट इसमें क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी दौड़ने का तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है वो तरीका या विधि बताने वाले क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे रन की विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ता है वो, किस मैनर से? फास्ट। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्ण करता है। हाउ डज हिज वर्क ऑनेस्टली आ रहा है, तो यहाँ पे ऑनेस्टली आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमेशा सेंटेंस में किसको इंडिकेट करता है? मैनर ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द सेंटेंस? तो वी कैन identify adverb of manner in the sentence by through the question word how questions करके हम उससे adverb of manner को identify कर सकते हैं सेंटेंस में। अब इसके बाद में adverb of manner के बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट इसमें आता है adverb of frequency। adverb of frequency जो होती है the adverb that shows frequency of doing work, यानी काम करने की जो बारंबारता है उसको अगर कोई एडवर्ब दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है ना? एंड आंसर्स द क्वेश्चन है हाउ ऑफन। और ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में? हाउ ऑफन क्वेश्चन करके हम ऐसे किसी एडवर्ब को सेंटेंस में पहचान लेंगे। जैसे अगेन है, वंस है, नेवर है, ऑलवेज है, सेल्डम, ऑफन, डेली, समटाइम्स, रेयरली, इट इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर, हाउ ऑफन, तो रिप्लाई आ रहा है ऑलवेज। इन दिस सेंटेंस ऑलवेज इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही नेवर हेल्प्ड मी, हाउ ऑफन, नेवर, तो यहाँ पे आपका क्या है? नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से जो एडवर्ब हाउ ऑफन की रिप्लाई करता हो या जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग वर्क को एक्सप्लेन करता हो, तो डियर स्टूडेंट ऐसे एडवर्ब को अपन क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेंटेंस बाय थ्रू हाउ ऑफन क्वेश्चन से। नेक्स्ट आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। अगला काइंड ऑफ एडवर्ब में अगला काइंड आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, द एडवर्ब दैट शोज क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव की क्वांटिटी को शो करता है। कोई भी एडवर्ब विशेषण की क्वांटिटी को दर्शाने वाला जो एडवर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एंड आंसर्स क्वेश्चन हाउ मच, और ऐसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो भी रहते हैं वो किस क्वेश्चन की रिप्लाई करते हैं? हाउ मच की रिप्लाई करते हैं। और हाउ मच की रिप्लाई करने वाले जो भी एडवर्ब होते हैं डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाते हैं आपके? वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे वेरी, टू, इनफ, जस्ट, क्वाइट,
almost, fairly, rather, so, much, more, most, etc. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली बात आई कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री किसको कहते हैं? जो एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वांटिटी को शो करता है उस एडवर्ब को अपन क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री कहते हैं। दूसरा, ऐसे एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ quantity and degree in the sentence? So we can identify all these adverb of quantities and the degree in the sentence by through the question word how much। जो भी हाउ मच की रिप्लाई करता है आपका वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसके, he is very intelligent, he is very intelligent, VERY स्प्रेंट है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ये वेरी वर्ड आपका क्या है? वेरी आपका यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू पास, इन दिस सेंटेंस इनफ इज यार एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ही इज टू स्पीक, इन दिस सेंटेंस टू इज यार एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ही कम्स हियर रेयरली, तो यहाँ पे आपका रेयरली जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी एडवर्ब क्या करता हो? एडवर्ब की क्वांटिटी को शो करता हो और हाउ मच क्वेश्चन की रिप्लाई करता हो, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। इसके बाद में एडवर्ब का नेक्स्ट जो काइंड आता है, टाइप आता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है? द एडवर्ब दैट शोज द रीजन ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने का कारण अगर किसी एडवर्ब के थ्रू दर्शाया जाता हो ना, और वो एडवर्ब जो किस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ? आंसर द क्वेश्चन व्हाई, व्हाई क्वेश्चन का रिप्लाई करता हो, तो ऐसा वो जो एडवर्ब है वो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। पहली बात, एडवर्ब ऑफ रीजन है वो किस चीज को शो करता है? तो एडवर्ब ऑफ रीजन जो है हमेशा रीजन ऑफ डूइंग वर्क को शो करता है, काम करने का जो कारण होता है उसको दर्शाता है। दूसरा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में? तो हम क्वेश्चन वर्ड वाई से अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। हम क्वेश्चन वर्ड वाई से इसको ढूंढेंगे सेंटेंस में, तो और वाई का जो रिप्लाई करता है वही आपका क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। जैसे ही कैन डोनेट मनी बिकॉज ही इज रिच, वाई कैन डोनेट मनी बिकॉज ही इज रिच इन दिस सेंटेंस। बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है? बिकॉज यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है। ही इज इल सो ही कैन नॉट कम देयर, ठीक है। वाई ही कैन नॉट कम देयर? बिकॉज ही इज इल, ये कारण हो गए इसमें, इसलिए वो नहीं आ सकता। तो सो यहाँ पे आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। आई एम अनएबल टू लोकेट द प्लेस देयरफॉर आई ड्रॉप्ड द आइडिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कीजिए इसमें, आई एम अनएबल टू लोकेट द प्लेस, तो इसमें वाई से क्वेश्चन करते हैं, वाई एम आई अनएबल टू लोकेट द प्लेस। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है? आई एम अनएबल टू लोकेट द प्लेस, देयरफॉर आई ड्रॉप द आइडिया। सॉरी, वाई डिड आई ड्रॉप द आइडिया? तो इसका रिप्लाई ये हो गया, आई एम अनएबल टू लोकेट द प्लेस, देयरफॉर आई ड्रॉप द प्लेस। तो यहाँ पे देयरफॉर आपका क्या है? ये कारण को शो कर रहा है, यहाँ ये कारण है, ठीक है ना। यहाँ सो के साथ में कारण जुड़ा है, यहाँ बिकॉज के साथ में कारण जुड़ रहा है। तो वो जो वर्ड्स जो कि देयरफॉर, सो, हैंस, बिकॉज इनके साथ में जुड़े हुए होते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करते हैं। और ऐसे जो वर्ड होते हैं वो आपके वाई क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, और ऐसे ही वर्ड्स को अपन बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब में नेक्स्ट आता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेट वर्ड से बना हुआ वर्ड है। रिलेटिव का मतलब संबंध दर्शाने वाले एडवर्ब। तो द एडवर्ब दैट रिलेट्स द रिलेशनशिप विथ नाउन, यानी नाउन के साथ में जो एडवर्ब रिलेशनशिप रिलेट करते हैं, दर्शाते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को अपन क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। when, where, why, whenever, wherever, how, etc are relative adverb। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं?
ये सारे के सारे आपके रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे ये जो आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वेयर ही लिव्स, वह जहाँ रहता है। यहाँ इसका अर्थ कहाँ न होकर के जहाँ है। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ जहाँ वह रहता है। ही कम्स व्हेनेवर ही नीड्स मी, व्हेनेवर यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। आई रिटर्न होम व्हेन माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, यहाँ पे वेन आपका क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो नाउन के साथ में क्या करते हैं, पहली बात तो नाउन के साथ में रिलेशनशिप को रिलेट करते हैं। दूसरा, ऐसे एडवर्ब से की पहचान ये होती है सेंटेंस में वेन, वेयर, वाई, वेरीवर या वॉटिवर या वेरीवर वर्ड से के रूप में सेंटेंस के बीच में आते हैं। और ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। दूसरी पहचान ये होती है कि ऐसे वर्ड हमेशा नाउन के जस्ट पीछे ही होते हैं। जैसे नो के साथ में वेयर है, कम के साथ में वेन्यूअर है, रिटर्न के साथ में क्या है, होम है। तो यहाँ पर ये भी आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि ये नाउन ये किसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड जो होते हैं ये नाउन के साथ में रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं, वर्ब के जस्ट बाद में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको अपन बोलेंगे एडवर्ब ऑफ ए रिलेटिव एडवर्ब। श्योर। फिर आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। द एडवर्ब दैट इज यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट एनी वर्क इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यानी कोई भी ऐसा एडवर्ब जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। वाई है, वेयर है, वेन है, हाउ है, इटीसी आर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे वाई आर यू इंटेंशन, तो यहाँ पे वाई आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब डियर स्टूडेंट से किसके लिए यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट एनी वर्क, किसी भी काम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए ऐसे एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। और ऐसे एडवर्ब आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ ए क्वेश्चन कहलाते हैं, इंट्रोगेट कहलाते हैं या इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो एडवर्ब्स हैं उनकी कितने टाइप्स हो गए, मोस्टली ये 10 टाइप्स होते हैं। अगला आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, हाँ या ना के रूप में एडवर्ब। द एडवर्ब दैट शोज एफर्मेशन एंड नेगेशन ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम के होने या नहीं होने को जो वर्ड दर्शाता है, ऐसे वर्ड्स को अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसे एडवर्ब कौन से होते हैं, यस, नो, नॉट, श्योरली। ऐसे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आए तो डियर स्टूडेंट उनको हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन बोलेंगे। जैसे ही इज नॉट ए गुड मैन, तो नॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ ए नेगेशन हो गया। यस ही इज माय फ्रेंड, तो यहाँ पे यस क्या हो गया, आपका एडवर्ब ऑफ ए एफर्मेशन हो गया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी काम के होने या नहीं होने का बोध करवाते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब के अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप्स होते हैं, तो एडवर्ब्स मोस्टली देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम पहला प्रकार हो गया, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तीसरा एडवर्ब मैनर हो गया, चौथा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी हो गया, छठे नंबर पे एडवर्ब ऑफ रीजन है, सातवें नंबर पे रिलेटिव एडवर्ब, आठवें पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब और नौवें पे एडवर्ब ऑफ ए एफर्मेशन एंड नेगेशन। तो इन दिस वे I can say these are the 9 types of a adverb या these are the 9 kinds of adverb। तो adverb मोस्टली 9 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक adverb के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, किस adverb को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सा एडवर्ब है वो किस तरीके से सेंटेंस में एक्शन को शो करता है। अब देखिए स्टूडेंट, एडवर्ब पूरा होने के बाद में अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो लेते हैं अपन वर्ब। वर्ब सामान्य सा नाम है क्रिया। वर्ब किसको कहते हैं, सीधा सा नाम है इसका क्रिया। और क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है क्रिया, वर्ब क्या होती है, तो वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग।
यानी वह वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या होती है, वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी वर्ब वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ न कुछ असर्ट करता है। ऐसे किसी वर्ड को अपन क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब बेटे फिर वही क्वेश्चन आता है इसमें, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए वर्ब्स के मोस्टली टू टाइप्स होते हैं। वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मैन वर्ब और दूसरी होती है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं अपन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट मैन वर्ब एंड सेकंड होती है इसमें एक्सिलरी वर्ब। तो पहले मैन वर्ब को ले लेते हैं अपन, मैन वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैन वर्ब क्या होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैन वर्ब। मैन वर्ब जो होती है उसकी तीन टाइप्स होते हैं। मुख्य क्रिया के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है ट्रांजिटिव टाइप। ट्रांजिटिव वर्ब होती है a verb that needs an object to make complete sense is called a transitive verb। यानी वह क्रिया जिसमें कंप्लीट सेंस पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कर्म की जरूरत होती है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और हिंदी में बोलूँ तो इसे हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे द ड्राइवर स्टॉप द कार, तो यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट, सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कार की जरूरत थी, तो यहाँ पे कार आ गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो ये आपसे पूछा जाए स्टॉप कौन सी वर्ब है यहाँ पे, तो इसको आप बोलोगे ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा द मेड ब्रोक द जग, यहाँ पर भी देखिए जग ऑब्जेक्ट आ रहा है, कंप्लीट सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट करने के लिए, मेक कंप्लीट सेंस इन द सेंटेंस इज हियर रेफरिंग ऑब्जेक्ट जग। तो यहाँ पे ब्रोक क्या आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ जिस क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा रहता है वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, या हिंदी में बोलूँ तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गया पहला टाइप मैन वर्ब का। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव है ऑपोजिट है सकर्मक का, उल्टा होता है अकर्मक। यानी ए वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, यानी ऐसी क्रिया जो अपना खुद का स्वयं ही अर्थ पूरा कर लेती है, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी वर्ब को अपन क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। वो अकर्मक क्रिया बोली जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, बाइचुंग किक्ड, अब इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है, ये वर्ब किक जो है अपना सेंस पूरा स्वयं कर रही है। बाइचुंग ने किक लगाया, द बेबी वो स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ स्माइल वर्ब जो है वो क्या कर रही है, अपना जो सेंस है वो कंप्लीट स्वयं कर रही है। तो जहाँ पर क्रिया जो होती है वो क्या करती है, अपना स्वयं का अर्थ खुद पूरा कर लेती है, मेक योर कंप्लीट सेंस इटसेल्फ। तो वहाँ पे वो वर्ब आपकी क्या कहलाएगी, वो वर्ब आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगी हिंदी में। तो यहाँ किक्ड और स्माइल क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। इनके साथ में क्या नहीं जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात, कोई भी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़े वो आपकी क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और वर्ब का तीसरा जो टाइप होता है वो होती है डिट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड टाइप क्या होता है, डी ट्रांजिटिव वर्ब। डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ए ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ए डी ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसी वर्ब जिसके साथ में दो क्रम जुड़े रहते हैं, ऐसी वर्ब जिसके साथ में क्या जुड़े रहते हैं, टू ऑब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, टू ऑब्जेक्ट जुड़े रहते हैं। तो ऐसी आपकी वर्ब जो होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो डी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, उस वर्ब को हमें डी ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, वो वर्ब आपकी डिट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे मिस्टर राजवीर सिंह टॉट अस इंग्लिश, तो यहाँ पे अस और इंग्लिश दोनों क्या हैं, दो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं टीच वर्ब के साथ में। तो यहाँ पर अब की बार आपकी जो टीच वर्ब, टीच से टॉट बना है, तो यहाँ पे टॉट आपकी क्या है, ये डिट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन दिस वे आई कैन से दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैन वर्ब। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरी होती है
दी ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब तक की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी वर्ब के बारे में जो मैंने बताई है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है वो वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा रहता, और डिट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके साथ में दो ऑब्जेक्ट जुड़े रहते हैं। इसके बाद में कुछ एक वर्ब के बारे में नोट है। वर्ब्स ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, एक वर्ब का प्रकार होता है वर्ब ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ये क्या होती है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स अनदर वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस। एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, सॉरी, उस इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना पूरा सेंस करने के लिए दूसरे वर्ड की जरूरत होती है, दूसरे शब्द की जरूरत होती है। तो वहां पर वो वर्ब आपकी क्या कहलाती है? वो वर्ब आपकी किस नाम से जानी जाती है? नोन एज ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। द वर्ड दैट इज एडेड, और उस सेंस को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है उस वर्ब के साथ में, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, द स्काई बिकेम। अब यहाँ पे स्काई बिकेम ये वर्ब अपना कंप्लीट सेंस नहीं कर पा रही है। बिकम जो वर्ब है यहाँ पे ये क्या नहीं कर पा रही है? ये अपना पूरा सेंस वो कंप्लीट अर्थ वो नहीं दे पा रही है। तो यहाँ इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हम वर्ड क्या जोड़ेंगे? इसके साथ में डार्क जोड़ देंगे। तो अब जैसे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, द स्काई बिकेम डार्क, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट सेंस हो गया। इसका अर्थ तो द स्काई बिकेम आकाश बन गया। अब क्या बन गया आकाश हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो ये क्या नहीं कर रहा है? ये यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा है, सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है इसमें। और जहां पे किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी स्थिति में यह कौन सी वर्ब हो गई? इसके साथ में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। और कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपना कंप्लीट सेंस पूरा नहीं कर पाती है, तो हम उसके साथ में कंप्लीट सेंस पूरा करने के लिए, अर्थ पूरा करने के लिए उसके साथ में अनदर वर्ड को ऐड करते हैं, अनदर वर्ड को ऐड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो वर्ब आपकी क्या कहलाती है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन कहलाती है। और जो वर्ड सेंस पूरा करने के लिए हम उसके साथ में जोड़ते हैं, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए हमने डार्क जोड़ा, तो यहाँ अब पूरा सेंस इसका हो गया, द स्काई बिकेम डार्क, यानी आकाश काला हो गया। तो यहाँ पर अब ये वर्ब आपकी क्या कहलाएगी? ये वर्ब तो आपकी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन कहलाएगी। और यहाँ पे इसका अर्थ पूरा करने के लिए हम डार्क वर्ड जो जोड़ा है, ये डार्क वर्ड आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपना सेल्फ पूरा अर्थ नहीं कर सकती। जैसे ऊपर वाले में बाइचुंग की डिश का, तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपना पूरा अर्थ स्वयं निकाल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है द स्काई बिकेम, तो ये अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रही है। तो हम इसका अर्थ पूरा करने के लिए इसके साथ में कोई दूसरा वर्ड जोड़ेंगे। दूसरा वर्ड जब जोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है, तो इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन बोलेंगे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। और सेंस पूरा करने के लिए जो वर्ड अपन इसके साथ में जोड़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? द वर्ड दैट इज एडेड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ब का अगला जो टाइप होता है उसमें बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कई बार ये कॉम्प्लीमेंट जो हम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सेंस पूरा करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो भी क्या करती हैं? बिसाइड्स हैविंग एन ऑब्जेक्ट आल्सो नीड कॉम्प्लीमेंट टू मेक कंप्लीट सेंस। उनको भी एक ऑब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है पूरा अर्थ करने के लिए। तो जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जब रिक्वायर करती है, मांग करती है, तो ऐसे वर्ब जो है वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहलाती हैं। और वो जो वर्ब होता है, जो वर्ड जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसको कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे दे अपॉइंटेड राहुल। अब देखिए यहाँ पे ये अपॉइंट वर्ब जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट राहुल जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको राहुल तक की पढ़ूं तो अब इसका कोई कंप्लीट सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। दे अपॉइंटेड राहुल, उन्होंने राहुल को अपॉइंट किया। अब क्या अपॉइंट किया, कब अपॉइंट किया, किसके लिए अपॉइंट किया, ये पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। तो हमने इसके साथ में कैप्टन जोड़ दिया। ये कंप्लीट सेंस करने के लिए अनदर वर्ड इसके साथ में जोड़ा हमने,
ठीक है ना। हमें क्या है यहाँ पे, नीड अ कॉम्प्लीमेंट टू मेक कंप्लीट सेंस, हमें इसका अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हुई। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जब हमने जोड़ा है इसको, इस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इसका सेंस पूरा हो गया। दे अपॉइंटेड राहुल कैप्टन, उन्होंने राहुल को कैप्टन अपॉइंट किया। इसी तरीके से एक सेंटेंस है कि द जूरी फाउंड हिम। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हिम इसके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है, तो फाउंड क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये सेंस पूरा नहीं कर पा रही है, तो हमने इसके साथ में गर्टी जो जोड़ा है, ये क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी वो क्या किसकी जरूरत करती है, अपना अर्थ पूरा करने के लिए अनदर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है उनको, और वो कॉम्प्लीमेंट जो हम दूसरा जोड़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फिर देखिए वर्ब का एक और टाइप आता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज अ टेंस एंड एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका टेंस होता है, जो सेंटेंस में अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार एग्री होती है। ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जबकि वाइल नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है, रिटेन्स द सेम फॉर्म, वो एक ही फॉर्म में रहती है, व्हाटएवर बी द सब्जेक्ट, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेंस के अनुसार चेंज हो रही है ये वर्ब, कौन सी, सिंग, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ही सिंग्स, ये भी देखिए इसका टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस हो गया इस वर्ब का। दूसरा, ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार भी क्या हो रही है, एग्री हो रही है। यहाँ पे ही था, हमने इज लगाया, यहाँ ही था तो हमने इसके साथ एस या इस जोड़ दिया वर्ब। तब अपन इस वर्ब को क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो रिटेन्स द सेम फॉर्म, वो एक ही फॉर्म में रहती है, वेदर वट एवर बी द सब्जेक्ट है, कर्ता कुछ भी हो सेंटेंस का, उसमें उस वर्ब पर कर्ता किस पर्सन और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आई लव टू सिंग, ठीक है, अब टू सिंग देखिए एक ही फॉर्म में, यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट था, यहाँ पे टू सिंग है इसमें। दे लव टू सिंग, यहाँ पर भी देखिए टू सिंग है, एज इट आ गया। यहाँ आई सब्जेक्ट था, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ दे सब्जेक्ट था, फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे टू सिंग और टू सिंग ये आपकी क्या कहलाएगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो वर्ब का एक ये टाइप भी होता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये वर्ब का जो चैप्टर है, ये अभी तक आपके, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। आखिर में हम चलते हैं वर्ब का फॉर्मेशन जो है उस पर। तो देखिए वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फॉर्मेशन के अनुसार वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। बेटे रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी टू देयर रूट फॉर्म। यानी रूट वर्ब के साथ में डी और ईडी जोड़ करके हम किसी वर्ब का निर्माण करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो रेगुलर वर्ब कहलाएगी। जैसे लव आपका क्या है, यहाँ पे पूछा जाए तो लव आपका यहाँ पे रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये क्या हो रही है, या मैं बोलूँ तो पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों है वो एज इट हो रही है। इसमें ईडी जोड़ करके हमने इसका क्या किया है, फॉर्मेशन किया, तो ये रेगुलर वर्ब है। और एक होती है दूसरा जो टाइप होता है फॉर्मेशन में वर्ब का, वो होता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, इरेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड इन ए वैरायटी ऑफ वे। कई प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है, वो डी जोड़ करके नहीं बनाई जाती है, उनकी जो फॉर्म्स चलती हैं वो अनियमित प्रकार से चलती हैं, इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे गो है, अब गो के पास्ट टेंस फॉर्म वेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो गोन होती है, ठीक है ना। इस कारण से हम गो को क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। ऐसे टेक, टेक, टुक, टेकन, तो आपकी टेक क्या है, इरेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से राइट, वेराइटीज ऑफ वे से चल रही राइट की वर्ब देखिए फॉर्म, राइट की क्या होगी, राइट
रॉट, रिटन। तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, ऐसी वर्ब जो होती हैं उनको हम बोलेंगे इर्रेगुलर वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब कितने टाइप्स की होती है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ए verb as according to the formation of verb, first a regular verb and after then a irregular verb. रेगुलर वर्ब वह वर्ब होती है जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी जोड़ करके उसका निर्माण करते हैं, और इरेगुलर वह वर्ब होती है जो वेराइटीज ऑफ वे से चलती हैं, यानी जिसकी कोई फॉर्म्स है वो नियमित नहीं होती, अनियमित प्रकार से चलती हैं, जैसे राइट, रोट, रिटन, टेक, टुक, टेकन, बाइट, बिट, बिटन, ठीक है ना। ऐसे ही गो, वेंट, गोन, सिंग, सेंग, संग, रिंग, रेंग, रंग। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो इरेगुलर वर्ब होती है फॉर्मेशन में डियर स्टूडेंट। आ गई बात ये भी समझ में। अब हम वर्ब का लास्ट जो पार्ट है उस पर चलते हैं, और लास्ट पार्ट आपका है कंजुगेशन ऑफ वर्ब। कंजुगेशन ऑफ वर्ब में देखिए इंग्लिश वर्ब से टेक 5 प्रिंसिपल फॉर्म टू इंडिकेट टेंस। किसी भी टेंस को इंडिकेट करने के लिए वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं, 5 प्रिंसिपल वर्ब होती है, फॉर्म्स होती हैं, 5 मुख्य फॉर्म होती हैं। वो 5 मेन फॉर्म कौन सी होती है, कंजुगेशन ऑफ वर्ब। कंजुगेशन ऑफ वर्ब में वर्ब की फॉर्म आती हैं। जब हम वर्ब की फॉर्म चलाते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जब आप बोलते हो वो होती है कंजुगेशन ऑफ वर्ब, ठीक है ना, वर्ब की फॉर्म आती है उनमें। और इंग्लिश वर्ब से टेक 5 प्रिंसिपल फॉर्म टू इंडिकेट टेंस। ये सारी किसके लिए यूज की जाती है, ये टेंस को इंडिकेट करने के लिए की जाती है। फॉर्म हमेशा किसके लिए अप्लाई की जाती है, क्या चीज शो करती है, ये टेंस को इंडिकेट करती है। तो पहली होती है इसकी प्रेजेंट टेंस फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, इसे हम द बेस फॉर्म या रूट वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे प्ले, गो, साइन, ये आपकी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, या इन्हें बेस फॉर्म या रूट वर्ब बोलते हैं। दूसरा पास्ट टेंस फॉर्म होती है। पास्ट टेंस फॉर्म में क्या आता है, प्लेड, वेंट, सॉन, ये आपकी पास्ट टेंस फॉर्म होगी। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैसे ये पास्ट पार्टिसिपल होती है। इन दोनों का नाम क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म होती है, ये पास्ट टेंस फॉर्म होती है। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये जेरोन जो होती है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये नियम थोड़े से ग्रामर के अकॉर्डिंग इस तरीके से बोलते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए इनको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये भी नाम होते हैं इनके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्ले, गो, साइन, पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, वेंट, सॉन, और परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, और ये हमेशा परफेक्ट ग्रुप में ही अप्लाई की जाती है, जैसे प्लेड, जैसे गॉन है, जैसे सॉन है। तो इस तरीके की जो वर्ब होती हैं ये आपकी क्या कहलाती है, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है स्टूडेंट। फिर आते हैं जीरोंड वर्ब। जीरोंड वर्ब कौन सा होता है, जीरोंड वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं अपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ देते हैं, यानी हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जब आईएनजी को ऐड करेंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहलाएगी या जीरोंड वर्ब कहलाएगी। तो प्लेइंग, गोइंग, साइनिंग, etc आर योर ए जेरुंड वर्ब, ये सब आपकी क्या होती हैं, जेरुंड वर्ब होती हैं। नेक्स्ट इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, जब वर्ब की प्रेजेंट टेंस फॉर्म से पहले टू ऐड करके लिख देते हैं तो वो इनफाइनाइट वर्ब होती हैं, जैसे टू प्ले, टू गो, टू साइन। तो इन दिस विद कंजुगेशन ऑफ वर्ब हमेशा क्या शो करती हैं, इंडिकेट्स टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजुगेशन ऑफ वर्ब, तो इंग्लिश वर्ब से टेक्स 5 प्रिंसिपल फॉर्म। इंग्लिश वर्ब जो होती है वो मोस्टली 5 फॉर्म से यूज करती हैं। वर्ब की हमेशा कितनी फॉर्म होती है, 5, 3 नहीं होती हैं। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पढ़ा है ना, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग इनके नाम निकाल लिए, बाकी ये नाम नहीं होते हैं। पहली जो वर्ब होती है इसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है, दूसरा होता है इसका नाम होता है पास्ट टेंस फॉर्म होता है, तीसरी जो वर्ब होती है थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ये वैसे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के नाम से जानी जाती है। फोर्थ फॉर्म जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है, जैसे जेरुंड वर्ब भी बोल देते हैं। और पांचवी जो फॉर्म होती है वर्ब की वो होती है इनफाइनाइटली वर्ब, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे मैं एक वर्ब की 5 फॉर्म चला रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा राइट, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म हो गया, रोट ये पास्ट टेंस फॉर्म हो गया, रिटन ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हो गया, इसके बाद में राइटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो गया, इसके बाद में टू राइट ये इसका इनफिनिटिव वर्ब का फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट एक वर्ब की मोस्टली कितनी फॉर्म्स होती हैं,
ये 5 फॉर्म होती हैं। और वर्ब की जो फॉर्म होती है इनको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेशन ऑफ वर्ब बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कंजुगेशन ऑफ वर्ब कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की। क्या चीज इंडिकेट करती है, टेंस इंडिकेट करती है। ठीक है ना, ये हमेशा काल या समय को बताती है। तो ये आपका जो मेन वर्ब था उसका पार्ट पूरा हो गया है। अब मेन वर्ब के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं आगे एक्सक्यूटिव वर्ब पर। दूसरा जो टाइप होता है मेन इसमें वर्ब का वो होता है एक्सक्यूटिव वर्ब। एक्सक्यूटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सक्यूटिव वर्ब्स यूज्ड टू फॉर्म टेंस ऑफ मेन वर्ब आर कॉल्ड एक्सक्यूटिव वर्ब। एक्सक्यूटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो कि क्या किसके लिए यूज की जाती है, यूज टू फॉर्म टेंस, टेंस का फॉर्मेशन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, मुख्य क्रिया के साथ में। और ये क्या कहलाती हैं आपकी एक्सक्यूटिव वर्ब कहलाती हैं। सहायक क्रिया भी इनका एक दूसरा नाम होता है। काइंड्स ऑफ एक्सक्यूटिव वर्ब, ये कितने टाइप्स की होती हैं एक्सक्यूटिव वर्ब, तो डियर स्टूडेंट्स एक्सक्यूटिव वर्ब में मोस्टली 2 टाइप्स की होती हैं, वैसे 3 टाइप्स की होती हैं एक्सक्यूटिव वर्ब, सॉरी। तो प्राइमरी एक्सक्यूटिव वर्ब, मैन देखिए इसकी 2 ही होती है, प्राइमरी एक्सक्यूटिव वर्ब या सेकेंडरी एक्सक्यूटिव वर्ब। प्राइमरी एक्सक्यूटिव वर्ब कैन बी यूज्ड एज एक्सक्यूटिव एज वेल एज ए मेन वर्ब। ये प्राइमरी एक्सक्यूटिव जो होती है ये मुख्य क्रिया और साथ ही साथ ये सहायक क्रिया दोनों के रूप में यूज की जाती हैं। जैसे सी इज क्लेवर, तो यहाँ पे इज क्या है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है इस वाक्य में। इज इज जो आई आपकी, इस आप हेल्पिंग वर्ब एक्सक्यूटिव वर्ब नहीं बोल करके इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसे यहाँ पे मेन वर्ब बोलेंगे, क्योंकि बी की फॉर्म है, बी मीन्स होना होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इज जो है वो आपकी मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ सेकंड सेंटेंस में देखिए सी इज टेकिंग हर डिनर, इन दिस सेंटेंस इज हियर एक्सक्यूटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इज है वो मेन वर्ब का काम नहीं करके टेंस को इंडिकेट कर रही है, मेन वर्ब टेक है इसमें। तो यहाँ पर ये आपकी क्या होगी एक्सक्यूटिव वर्ब। तो प्राइमरी एक्सक्यूटिव जो होती है कैन बी यूज्ड एज एक्सक्यूटिव एज वेल एज ए मेन वर्ब इन द सेंटेंस। ये मेन वर्ब और एक्सक्यूटिव दोनों के रूप में यूज की जाती है। जबकि एक्सक्यूटिव वर्ब मॉडल एक्सक्यूटिव सेकंड पार्ट होता है, ये सेकेंडरी एक्सक्यूटिव जो होती है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज की जाती है, वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं की जाती है। देर आर 11 टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्सक्यूटिव्स। ये जो प्राइमरी एक्सक्यूटिव्स होती हैं इनकी कितने टाइप्स होते हैं, इनकी 11 टाइप्स होते हैं, 11 होती हैं टोटल, 11 टोटल होती हैं, 11 टाइप्स नहीं होते हैं। टोटल एक्सक्यूटिव्स कितनी होती है प्राइमरी एक्सक्यूटिव्स, टोटल प्राइमरी एक्सक्यूटिव्स होती है आपकी 11। ठीक है ना, टोटल एक्सक्यूटिव्स होती है 11 है। और मेन एक्सक्यूटिव्स जो होती है ना प्राइमरी वो 3 होती हैं। कौन सी होती हैं, एक बी होती है, एक डू होती है और एक हैव। ये 3 मेन प्राइमरी एक्सक्यूटिव्स होती हैं। जैसे बी की 5 फॉर्म होती हैं, इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में, वॉज वर, तो ये 5 फॉर्म्स तो बी से हो गई। फिर डू है, डू की 3 फॉर्म्स होती हैं, डू डज और डिड। ठीक है, ये आपकी 3 फॉर्म्स डू से हो गई। फिर आती है हैव की भी 3 फॉर्म होती हैं, हैज, हैव और हैड। तो इस तरीके से 3 जो मेन प्राइमरी एक्सक्यूटिव्स होती हैं इनसे टोटल एक्सक्यूटिव्स कितनी हो जाती हैं, 11 हो जाती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी एक्सक्यूटिव किसको कहते हैं, तो प्राइमरी एक्सक्यूटिव वो वर्ब होती है जो एक्सक्यूटिव और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। दूसरी बात, टोटल कितनी होती है, 11 होती हैं। फिर 11 जो है मेन एक्सक्यूटिव कितनी होती है प्राइमरी, तो बताना 3 होती हैं, बी, हैव और डू। बी से 5 फॉर्म निकलती हैं, डू से 3 निकलती हैं, हैव से 3 निकलती हैं। तो 5 3 8, 8 3 कितनी होगी, 11 हो गई। इस तरीके से आपकी प्राइमरी एक्सक्यूटिव जो होती है वो टोटल कितनी होती है, वो टोटल 11 होती है। सेकंड टाइप जो होता है इसका एक्सक्यूटिव का वो होता है मॉडल एक्सक्यूटिव वर्ब। मॉडल एक्सक्यूटिव जो होती है ना वो हमेशा सेंटेंस में किसके लिए यूज की जाती हैं, ये मेन वर्ब के साथ में यूज की जाती हैं टू एक्सप्रेस द डिफरेंट मूड एंड एटीट्यूड ऑफ स्पीकर। यानी सेंटेंस में स्पीकर के डिफरेंट मूड्स को या एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ में रखी जाती है, मेन वर्ब के साथ में रखी जाती है। और ऐसी जो वर्ब होती है वो वर्ब आपकी क्या कहलाती हैं डियर स्टूडेंट, वो मॉडल एक्सक्यूटिव वर्ब कहलाती हैं, उनको हम मॉडल बोलेंगे। ठीक है ना, मनोस्थिति मनोदशा को व्यक्त करते हैं स्पीकर की। ये 2 टाइप्स की होती है, मॉडल एक्सक्यूटिव कितनी होती है, 2 टाइप्स की होती है। मॉडल एक्सक्यूटिव कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट होता है मॉडल एक्सक्यूटिव का, देयर आर 10 मॉडल एक्सक्यूटिव इन इंग्लिश। अंग्रेजी में मॉडल एक्सक्यूटिव जो होती हैं वो 10 होती हैं। कभी भी ये मत कहना कि 13 होती हैं, 10 होती हैं। मेन जो मॉडल एक्सक्यूटिव होती हैं वो 10 होती हैं। ठीक है ना,
दीज आर द फॉलोइंग, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली होती है कैन, दूसरी होती है कुड, तीसरी मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ought। ये कैन प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये मे प्रेजेंट में, ये माइट पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। इसके बाद में मस्ट और ought। तो इन दिस वे दीज आर द 10 मेन मॉडल एक्सर्जीज। ये 10 मुख्य मॉडल एक्सर्जीज होती हैं। अब इसमें तीन जो मॉडल अपन और ऐड करते हैं वो सेमी मॉडल्स होते हैं। मॉडल एक्सर्जीज का सेकंड पार्ट होता है वो सेमी मॉडल्स कहलाता है। ये होते हैं डेयर, नीड और यूज्ड टू। दीज थ्री वर्ब्स आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स। ये तीन जो वर्ब होती हैं आपकी, ये सेमी मॉडल्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? बिकॉज दे बिहेव पार्टली लाइक ए मैन वर्ब एंड पार्टली लाइक ए मॉडल एक्सर्जीज। ये दोनों प्रकार का व्यवहार करती हैं सेंटेंस में। आंशिक रूप से मुख्य क्रिया का व्यवहार भी करती हैं, आंशिक रूप से मॉडल एक्सर्जीज का व्यवहार करते हैं। इस कारण से हम इनको क्या बोलेंगे? सेमी मॉडल एक्सर्जी बोलेंगे। तो मैन मॉडल्स कितने? 10 होते हैं। तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी मॉडल एक्सर्जीज होते हैं। उनको सेमी मॉडल एक्सर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिहेव पार्टली लाइक मैन वर्ब एंड बिहेव पार्टली लाइक एन एक्सर्जी वर्ब इन द सेंटेंस, इसलिए अपन उसको सेमी मॉडल एक्सर्जी कहेंगे। जैसे नीड आई वेट फॉर यू, यहाँ पर देखिए नीड जो है वो क्या है? नीड यहाँ पे मॉडल एक्सर्जी क्या है? मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, सॉरी मॉडल एक्सर्जी का, सहायक क्रिया का, क्योंकि यहाँ मैन वर्ब वेट है। दूसरा सेंटेंस जो है इसमें देखिए आई डोंट नीड योर हेल्प, यहाँ पे नीड है वो मैन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पे आपकी नीड जो है वो क्या है? यहाँ पे नीड आपकी सेमी मॉडल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉडल एक्सर्जीज किसको कहते हैं? मॉडल एक्सर्जीज वो वर्ब होती है जो मैन वर्ब के साथ में स्पीकर के मूड को, एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती है। दूसरी मॉडल एक्सर्जीज कितनी होती हैं? तो टोटल तो वैसे 13 होती हैं, लेकिन डिवीजन करेंगे तो मुख्य जो मॉडल एक्सर्जीज होती हैं वो 10 होती हैं और 3 जो होती हैं वो सेमी मॉडल एक्सर्जीज कहलाती हैं। इस तरीके से आपकी 13 मॉडल एक्सर्जीज होती हैं। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसमें मॉडल्स का ये वर्ब का जो पार्ट है या वर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो पूरा हो गया। इसके बाद में अगला पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं अपन, इंटरजेक्शन। क्या लेते हैं? इंटरजेक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट, इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है वो होता है आपका विस्मयादिबोधक, विस्मय को इंडिकेट करने वाला वर्ड। द वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, यानी ऐसा शब्द जो कि सडन फीलिंग को, इमोशन को इंडिकेट करता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो इंटरजेक्शन कहलाता है। ऐसे वर्ड को अपन क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। एन इंटरजेक्शन प्रॉपरली स्पीकिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीच। आपको ये भी बता दूं कि इंटरजेक्शन जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या नहीं होता है? पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। प्रॉपरली पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, सिंस इट हैज ए नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विथ एनी अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं रखता है किसी शब्द के साथ में, ठीक है, या सेंटेंस के शब्दों के साथ में, इसीलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच का मुख्य पार्ट नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गए हैं, परंतु ये पार्ट ऑफ स्पीच का मुख्य पार्ट नहीं होता है। इंटरजेक्शन इज ओनली एन एक्सक्लेमेटरी साउंड। ये क्या होती है? केवल और केवल एक एक्सक्लेमेटरी साउंड होती है, आवाज होती है। द मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शंस आर गिवन बेलो। अब देखिए कुछ प्रमुख जो इंटरजेक्शंस हैं वो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। जैसे हुर्रे वर्ड अपन अप्लाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में, हुर्रे वर्ड का अपन यूज करते हैं, तो हुर्रे किसको इंडिकेट करता है? कौन सी सडन फीलिंग्स को या कौन से इमोशन को इंडिकेट करता है? जॉय को, ठीक है। ओह, एलाज, ये ग्रीफ, दुख का इमोशन जो है या सडन फीलिंग है उसको इंडिकेट करता है। हा हा, एम्यूजमेंट को करता है। ब्रेव वर्ड अपन अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ अपने पास में एक शब्द आता है फाइव फाइव। फाइव फाइव जो है वो किसको इंडिकेट करता है? रिप्रूफ को, तिरस्कार जो होता है, निंदा जो होती है उसको, ठीक है ना, छी छी जिसको बोलते हैं। तो ये इंटरनल फीलिंग्स जो रिप्रूफ है उसको इंडिकेट करता है। स्टाफ, बोस, टूट, तुस्त, ये कॉन्टेम्प्ट या रेडिक्यू जो उपहास होती है, मजाक होती है, तिरस्कार होता है, उसको इंडिकेट करते हैं। ही, हेलो, ये संबोधन को इंडिकेट करता है, एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही हम, एम, हम्फ,
ये कोई भी डाउटफुल अपन कोई भी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं तो उसके लिए अपन इन वर्ड्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से गुड बाय, एड्यू, ये फेयरवेल, अलविदा जो होती है, विदाई होती है, उसको इंडिकेट करते हैं। गॉड ग्रेसियस, गुड हेवन, वेल, टू बी श्योर, तो ये किसको इंडिकेट करते हैं? सरप्राइज जो इमोशंस है या सरप्राइज जो अपन सडन फीलिंग है उसको इंडिकेट करते हैं। वाओ, ये वाओ जो अपन बोलते हैं ये कौन सा इमोशन इंडिकेट करते हैं? सरप्राइज और डिलाइट का। तो इस तरीके से ये एक एक्सक्लेमेटरी साउंड होती है। एक्सक्लेमेटरी साउंड जो होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन क्या शो करते हैं? सडन फीलिंग को शो करते हैं या फिर इमोशंस ऑफ द स्पीकर को इंडिकेट करते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, आहा हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे हुर्रे जो एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन अप्लाई किया गया है ये कौन से इमोशन को इंडिकेट कर रहा है? ये जॉय को इंडिकेट कर रहा है, इसमें जॉय है। एलास वी हैव लॉस्ट ग्रेट साइंटिस्ट, हाय रे हमने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक खो दिया है, महान वैज्ञानिक खो दिया है। तो हाय रे जो अपन ने बोला है ये सडन इमोशन इंडिकेट किया है, फीलिंग इंडिकेट की है, ये ग्रीफ को इंडिकेट कर रही है, दुख को इंडिकेट कर रही है। तो ये कौन सा इंटरजेक्शन है? ये आपका इंटरजेक्शन है, ग्रीफ इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके के ऐसे जो वर्ड होते हैं यही वर्ड आपके सेंटेंस में इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2 आज पूरा हुआ। रिमेनिंग जो काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।